हेलो बच्चों। एक और वीडियो में मैं आ चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेकर के। सॉरी, पिछले 10 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था। थोड़ी चोट लग गई थी पैर में। मैं 10 दिनों से बेड रिडन था, बेड पे बैठा हुआ था। इनफैक्ट अभी भी थोड़ा लंगड़ा के ही चल रहा हूँ, इसलिए मतलब काफी पीछे हो गया हूँ सिलेबस में, बट आई ट्राई एंड मेक इट अप फॉर यू गाइज। तो आज हम लोगों ने जहाँ पे लास्ट एंड किया था वो था मेरा गॉस लॉ। गॉस लॉ के एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं और उसके बाद सीधे हम गॉस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने गॉस लॉ के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, बट ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको सोचना है। क्या सोचना है वो मैं दिखाता हूं, बताता हूं। देखो, सपोज करो यहां पे एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2 और इनफैक्ट इसको मैं माइनस Q2 मान लेता हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज Q2 बट मैंने इसको माइनस Q2 मान लिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, तो होगा क्या कि यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी कुछ इस तरह से, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से नेगेटिव पे जाके मर्ज करेंगे। इस तरह से डिपेंड करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करता है वो इस चार्ज और इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इस तरह से होगा, फिर उसके बाद ये जाके कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली इसके ऊपर भी ऐसे ही कुछ फील्ड लाइंस आएंगे। क्वेश्चन ये है कि सपोज करो अगर यहां से एक फील्ड लाइन अल्फा एंगल पे निकलती है, अल्फा एंगल से निकलती है, और वो फील्ड लाइन अगर यहां पे जाके मर्ज करती है तो यहां पे आके ये जो बीटा है, ये बीटा एंगल कितना होगा। सवाल बस इतना सही है। अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो ये जब जाके इस चार्ज के साथ मर्ज करेगा, इस चार्ज पे जाके ये फील्ड लाइन, तो बताना है ये फील्ड लाइन कितने एंगल पे जाके उसके साथ मर्ज करेगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये दोनों चार्ज इक्वल हो जाए तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होगा। अगर ये प्लस क्यू हो और ये माइनस क्यू हो तो अगर यहां से अल्फा एंगल होगा तो यहां से भी अल्फा एंगल होगा। बट अगर दोनों चार्ज अलग अलग है तो दोनों में एंगल कितना कितना होगा, ये सवाल है। तो इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना, ध्यान से समझना। देखो, ये जिस तरह से अल्फा एंगल से निकल रहा है तो सेम अल्फा एंगल से इधर से भी एक लाइन होगी जिससे निकलेगा। ठीक है, और इस सॉलिड एंगल के थ्रू कुछ एक्स नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, कुछ एक्स नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे। वो सारे के सारे लाइंस यहीं पे जाके मर्ज कर जाएंगे इसके अंदर जाके इस तरह से। इसका मतलब है इधर जितना सॉलिड एंगल के थ्रू जितना फ्लक्स है, इधर बीटा सॉलिड एंगल के थ्रू भी उतना ही फ्लक्स होना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इनसाइड दिस अल्फा और इनसाइड दिस बीटा शुड बी इक्वल। ठीक है, तो देखो अगर ये क्यू चार्ज था तो टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा था। टोटल फ्लक्स ड्यू टू क्यू चार्ज इज ड्यू टू Q1 चार्ज, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, सो दिस इज Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो निकलती है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकली, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये निकला फ्लक्स। तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना होगा ड्यू टू Q1 की वजह से। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई का होता है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज लास्ट वीडियो को जाके देखिए। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसमें जाके देखिए। ठीक है, तो सॉलिड फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल से इतना निकलेगा। तो यहां पे कितना सॉलिड एंगल है, देखो
दिस इज मेकिंग अल्फा, ये दिस एंगल इज अल्फा, सेमी एंगल है ये सेमी एंगल है। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं अब हम, इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो सॉलिड एंगल इन दिस केस, सॉलिड एंगल इज 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये इस केस का सॉलिड एंगल हो गया। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू Q1 एट अल्फा एंगल कितना निकलेगा? सो टोटल फ्लक्स ड्यू टू Q1 इनसाइड अल्फा एंगल, अल्फा एंगल के अंदर टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? दैट इज फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय दिस सॉलिड एंगल, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये हो गया इधर का। सिमिलरली दूसरे तरफ से मैंने कहा जितनी लाइंस, देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये रहा प्लस Q1 और ये रहा माइनस Q2, तो यहां से कुछ फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है। तो यहां से जितनी निकलेंगी उतना ही तो यहां जाके मर्ज करेगा ना, जितना इस अल्फा में से निकलेगा उतना ही इस बीटा में जाके मर्ज करेगा, वो नंबर्स कांस्टेंट रहेगा। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू इस साइड का फ्लक्स, इस साइड का फ्लक्स कितना होगा? तो उस साइड का फ्लक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्लक्स ड्यू टू Q2 अंडर बीटा एंगल, सो दैट विल बी, दिस इज Q1, ठीक है, तो दैट इज Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। सिंपल सा इक्वेशन है, इधर का टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का टोटल फ्लक्स, वो कंजर्व रहना है। तो देखो 2 पाई ये कट गया, ये सब कुछ काट ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो Q1 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू Q2 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। अब देखो हमें पता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन लिख सकते हैं ना, ये रिलेशन तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पे 2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तुरंत बन गया, दिस पार्ट बिकम्स Q1 साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो गया Q2 साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव सिंबल नहीं लेना, बिकॉज नेगेटिव की वजह से आपने मान लिया कि फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक है, उसमें जाकर मर्ज हो रहा है, इस वजह से आप वहां पे नेगेटिव सिंबल यहाँ पे मत ले लेना, ठीक है। तो इसका मतलब है Q1 बाई Q2 रूट अंडर साइन अल्फा बाई 2, सॉरी दिस इज साइन अल्फा बाई 2, दिस इज साइन बीटा बाई 2 इनटू साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन बीटा बाई 2। तो ये है रिलेशन। अब अगर किसी ने पूछा व्हाट इज बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। अगर किसी ने आपसे बीटा पूछा तो इस तरीके से आप बहुत इजीली बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि फ्लक्स को हम इस तरीके से ऐसे ऐसे काम के लिए, इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं गॉस लॉ की वजह से अलग अलग डेरिवेशंस में। अभी जैसे हम लोगों ने एक गॉस लॉ का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया, अब जो हम करेंगे वो सीबीएसई एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके हाफ ईयरलीज के लिए। ये जेई और नीट दोनों बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आप ऐसे समझिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंडर आता है, बट इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चीजों की डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब से लेके स्फीयर्स के कंडीशन तक हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही करेंगे, सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। बट
अब जो मैं करने जा रहा हूं तीन अलग अलग डेरिवेशंस, उन तीन अलग अलग डेरिवेशंस का सीबीएसई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। आपसे वो पूछ सकता है यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पर्टिकुलर शेप और ए चार्ज सिस्टम, ठीक है। बट इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, एक चीज समझते हैं। देखिए, कूलम्ब ने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरीके से डिफाइन किया और जो डेफिनेशन था उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया फॉर ए पॉइंट चार्ज Q by 4 pi epsilon naught r square डिनोमिनेटर या गॉस लॉ के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कूलम्ब लॉ को गॉस लॉ से प्रूव किया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि लेट्स से आपके पास एक चार्ज है Q, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है और इसके पास मुझे r डिस्टेंस पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स एज्यूम कि कूलम्ब ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू द पावर n। उसको ये नहीं पता था ये r स्क्वायर होना है, ठीक है। उसने मान लिया ये r रेज़ टू द पावर n है। मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि किस तरीके से आप सोच सकते हो। तो अगर कूलम्ब ने कहा r रेज़ टू द पावर n है, अब देखो कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही है, ठीक है, ऐसे निकल रही है, और अगर मैं एक स्फीयर से, नॉट सर्कल बट ये 3 डायमेंशनल स्फीयर से अगर मैं इसको कवर कर दूं, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, इमेजिनरी सरफेस से अगर मैंने इसको कवर कर दिया, तो आप बता सकते हो कि ऐसे कितनी लाइंस बाहर निकलेंगी। ओके, ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलेंगी, टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है। ये जो नंबर है ये हमेशा कांस्टेंट होगा कि एक चार्ज में से हमेशा इतने नंबर ऑफ फ्लक्स बाहर निकलती है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब इस सरफेस के जितने भी एरिया है, जैसे ये dA एरिया है, ये dA एरिया है, तो इनका जो एरियल डायरेक्शन है, मतलब जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, वो हमेशा 0 डिग्री बनाएगा। मतलब दिस थीटा विल बी 0 डिग्री हमेशा, ऑलवेज। एरिया वेक्टर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 डिग्री बनाएंगे। तो अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 डिग्री बनाया, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, EA cos of 0 डिग्री विच इज 1, तो EA दैट इज फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस स्फीयर का? इस स्फीयर का टोटल एरिया होगा E इंटू, एरिया की जगह पे लिखेंगे 4 पाई रेडियस स्क्वायर, दैट इज माय टोटल फ्लक्स। सो द टोटल फ्लक्स, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल देता हूं इस पे, दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू द पावर n इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 pi gets cancelled out. Total flux is coming out to be Q by epsilon naught r raised to the power 2 minus n. r raised to the power 2 minus n. अब क्या इस सिस्टम का फ्लक्स इस रेडियस के लिए अलग, इस रेडियस के लिए अलग और इस रेडियस के लिए अलग होगा? क्या जो फ्लक्स निकलेगा सब में सेम फ्लक्स निकलेगा या अलग अलग फ्लक्स निकलेगा? तो आंसर है कि एक चार्ज में से हमेशा इतने ही फ्लक्स निकलने हैं। तो जो नंबर ऑफ फ्लक्स है वो r का फंक्शन नहीं होगा, मतलब r पे डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब r का पावर कितना हो जाना चाहिए? 0, r से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो r का पावर 0 होने का मतलब है 2 minus n should be equals to 0, that means n equals to 2, which says कि कूलम्स के अकॉर्डिंग n का वैल्यू 2 है, तो Q by 4 pi epsilon naught r square, ये इसकी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सही फॉर्मूला बताया गया था अकॉर्डिंग टू कूलम। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अलग तरीके से सोच सकते हो कैसे कूलम लॉ और गॉस लॉ को आप एक साथ कर सकते हो। अब क्या होगा कि सीबीएसई में आपसे वो पूछेगा एक क्यू चार्ज के लिए किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो बताओ। ये पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन होगा कि एक लाइन चार्ज है जिसपे लीनियरली मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विद लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा, जो इस साइड से भी इनफाइनाइट है और इस साइड से भी इनफाइनाइट है, और आपको आर डिस्टेंस पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहेगा। और थर्ड होगा कि आपके पास एक ऐसा चार्ज्ड शीट होगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस शीट से किसी आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहेगा। तो ये तीन प्राइमरली यही तीन सवाल पूछे जाते हैं और इन तीनों के डेरिवेशन में से कोई भी एक डेरिवेशन आ सकता है। तो देखो इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम सिंगल चार्ज सिस्टम के बारे में समझते हैं, जो पॉइंट चार्ज सिस्टम है उसको देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से एक क्यू चार्ज है, आप प्रोसेस को समझना। ठीक है, देखो गॉस लॉ ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए नहीं बनाता, बट यस गॉस लॉ को यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस समझना। अब इस प्रोसेस में कुछ खास ध्यान देने वाली बात है। पहला, आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे यू हैव टू मेक श्योर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले एक आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये एक इमेजिनरी सरफेस होगा जो हम अपने से इमेजिन करेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से बनाएंगे। सेकेंड, द गॉसियन सरफेस should be the Gaussian surface should be either or part of Gaussian surface should either be parallel or perpendicular to electric field। ये होना चाहिए, मतलब आप सरफेस कुछ इस तरह से ही डिजाइन कर सकते हो, या तो उस सरफेस का कुछ पार्ट या तो 0 डिग्री एंगल बनाए या फिर 90 डिग्री एंगल बनाए, आप कुछ इन बिटवीन नहीं बना सकते, आप वही सरफेस आप ले सकते हो। तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, व्हेन द सरफेस इज perpendicular to electric field, the electric field should be constant at all points on perpendicular surface के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हो तो गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। इसके अलावा आप नहीं निकाल पाओगे कभी, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे अलग अलग सिस्टम्स के लिए आप नहीं निकाल सकते, क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो देखो सबसे पहले ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज में से आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकलेंगी जिनका एंगुलर सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, किसी आर डिस्टेंस दूर आपने एक सरफेस ड्रॉ किया। तो देखो ये सरफेस है, दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेकंड सरफेस है आर डिस्टेंस पे विच इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही सारे सरफेसेस को अगर आप कनेक्ट करते हो ये एक इमेजिनरी सरफेस होगा जिसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस सरफेस
इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, सरफेस के इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस की भी है, इस पॉइंट पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हर पॉइंट पे आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है। अगर तो आपका ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आप गॉस लॉ का मैजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, देखो समझो, आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यहां का छोटा सा स्मॉल एरिया, इतना सा एरिया ले लो, ठीक है, इतना सा एरिया ले लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस छोटे से एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इतने से एरिया में से निकलने वाले फ्लक्स। सिंपल है, इतने छोटे से एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स, तो हम इसको कहेंगे डी फाई, छोटा सा एरिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर को, तो ये मुझे फाई देगा, काफी सारा फाई देगा, बट काफी सारा फाई देगा। देखो अब सब प्रॉब्लम कहां होती है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, लेट्स सपोज करो आपने इंटीग्रेट किया यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अब आप सिर्फ इतने से एरिया को अगर इंटीग्रेट करते हो तो सिर्फ इतने से एरिया का फ्लक्स आपको मिलेगा। यहां से जितने फ्लक्स पास हो रहे हैं ये फ्लक्स को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कुछ फ्लक्स निकल जा रहे हैं और वो फ्लक्स कितना है ये आपको नहीं पता। कितना फ्लक्स निकल के बाहर चला जा रहा है, उस जितने एरिया को आप कवर नहीं कर रहे हो खाली रहने की वजह से, वो आपको नहीं पता। इसका मतलब है कि अगर आपका सरफेस क्लोज नहीं है, मतलब कंप्लीट इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, तो आपको टोटल फ्लक्स एक्चुअली पता नहीं चलेगा कितना फ्लक्स है। बट जैसे ही इसको कवर कर दोगे कि ओके इस सरफेस को मैं टोटल इंटीग्रेट करता हूं, मतलब पूरे सरफेस के लिए, उसका सिंबल होता है लाइक दिस। जैसे आप इस कंप्लीट सरफेस के लिए इंटीग्रेट करते हो तो आपको जो फ्लक्स निकल के आता है, दैट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एक चार्ज में से, क्यू चार्ज में से कितने फ्लक्स निकलते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको टोटल फ्लक्स निकल गया। तो अब देखो आपको स्कूल में या कहीं पे भी इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना सिखाते हैं, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट उसका लॉजिक ये है, ऐसा होता है, अगर आप ये जो सर्कल है इसको अगर आप मिस कर दोगे, इसका मतलब है कि आपने क्लोज नहीं किया था अपने सरफेस को, इस वजह से ये जो फाई है तो काफी फ्लक्स निकलेगा, बट वो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स आप काउंट नहीं कर रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा भी सरफेस को मिस कर दिया तो जितना भी सरफेस आपने मिस कर दिया उसमें से कुछ फ्लक्स तो निकल ही रहा होगा, ठीक है, कुछ लीक कर रहा होगा जो आप काउंट नहीं कर रहे हो। बट अगर आपने क्लोज कर दिया तो E डॉट डी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो ठीक है। अब देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब आपको यहां पे दिखा देता हूं, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज माय एरिया वेक्टर, ठीक है। तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस E डी ए cos ऑफ 0 डिग्री इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज एनक्लोज कितना है, चार्ज एनक्लोज्ड इज Q, ये आपने लिख दिया। cos 0 का वैल्यू 1, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसका कोई सिग्निफिकेंस अब बचा नहीं। अब देखो प्रॉब्लम है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गया, मतलब इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही नहीं सकते। कैसे निकालोगे, जब वो वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रल के बाहर निकाल ही नहीं सकते। मतलब अगर आपने कुछ ऐसे चार्ज लिया और ऐसा कुछ सरफेस बना दिया, तो हर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो आप कभी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। बट जस्ट बिकॉज कि हमने स्फीयर कुछ ऐसा बनाया था जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल के बाहर आ सकता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, थ्री डायमेंशनल स्फीयर है, कवर कर दिया गया थ्री डायमेंशनल स्फीयर से। तो एक थ्री डायमेंशनल स्फीयर जिसका रेडियस r है, उसका टोटल सरफेस कर्व, टोटल सरफेस कितना होगा? उसका टोटल सरफेस होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर विच इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आ जाता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये बन गया आपका फर्स्ट डेरिवेशन फॉर ए पॉइंट चार्ज सिस्टम यूजिंग गॉस लॉ। तो ये आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, मेथड ही है, आपको हर एक स्टेप समझने की, बिकॉज ये कंसेप्चुअल है। ठीक है, अब देखते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब आपके सामने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये इस साइड से भी इनफाइनाइट है और इस साइड से भी इनफाइनाइट है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जब ये लाइन चार्ज कुछ इस तरीके से है, तो इस लाइन चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, थ्री डायमेंशनल शेप में, इस तरीके से। ठीक है, इसके नीचे वाले में कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, ऊपर से अगर आप देखोगे, ऊपर से अगर आप देखोगे, ऊपर से, तो ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही होंगी। अगर आप टॉप व्यू देखोगे, मैं कोशिश करता हूं 3D बनाने की। अगर आप 3D बनाओगे तो 3D कुछ इस तरीके से बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल रहा होगा। अगर आप 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं तो ठीक है, इसके नीचे से भी वैसा ही सेम सा होगा। अगर मैं इसको एक ऐसा गॉसियन सरफेस से घेर देता हूं, ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो इसके अराउंड मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं कुछ इस तरीके का, ऐसा एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है r, और r डिस्टेंस पे ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक है, और ये हाइट मैंने बोल दिया, दिस हाइट इज h, और ये हाइट है h। तो सबसे पहले आप इसको कूलम्ब लॉ के मेथड से समझो कि जब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज हुआ करता था, और सपोज करो एक फाइनाइट लाइन चार्ज हुआ करता था, उसके r डिस्टेंस दूर जो उसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनते थे, एक E परपेंडिकुलर और एक E पैरेलल। E परपेंडिकुलर होता था लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin θ1 plus sin θ2, where θ1 and θ2 are the two angles made by the two ends। ठीक है, तो वो आप मेरे पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल के दे देता था। E पैरेलल होता था लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos θ1 minus cos θ2 का मॉड्यूलस। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो θ1 एंड θ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो E परपेंडिकुलर बनेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin 90 प्लस sin 90, sin 91 sin 91 तो 2, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 2, 2 और 4 कट के लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए एट ए डिस्टेंस ऑफ r। गॉस लॉ के हिसाब से देख लेते हैं क्या ऐसा होगा। तो सबसे पहले देखो, इस गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है, अब यहां पे जो सरफेस होगा, यहां वाला सरफेस
इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इस तरीके से, मतलब ये सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रही है, जिसकी वजह से एरिया वेक्टर 0 है। इस सरफेस पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और सरफेस के साथ ये 90 डिग्री है। थोड़ा सा 3D में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, दिस कर्व सरफेस, ये तो परपेंडिकुलर है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया, मतलब इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रही है। और यहां पे बॉटम में भी एक सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रही है। तो 3 सरफेस लेते हैं, एरिया टॉप, एरिया बॉटम और ये एरिया रहा कर्व, ये एरिया रहा कर्व। तो 3 हमने एरिया ले लिया, एरिया टॉप और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल, एरिया बॉटम और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल, एरिया कर्व एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री। तो जो परपेंडिकुलर वाले हैं, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तभी जाके इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो एरिया वेक्टर जहां पे 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये जो एरिया वेक्टर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रहा है, उस सरफेस के हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं मेथड। तो जैसे पहले ही कहा गया, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर गिव्स यू D phi, सिंपल। ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DA वेक्टर विल गिव यू phi, बट ये फ्लक्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर अभी फिलहाल नहीं होगा। ये तब उसके बराबर होगा जब हम इसको क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे। E डॉट DA इज इक्वल्स टू फ्लक्स, और इस केस में जब ये चार्ज एनक्लोज के साथ बराबर किया गया है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज फंसा हुआ है, दैट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको अब हम इस सरफेस को ब्रेक करते हैं। कैसे इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्लोज सरफेस ही करना ना, तो क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। E वेक्टर डॉट DA वेक्टर टॉप प्लस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर कर्व प्लस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बॉटम, दैट इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, मेरा जो एरिया है, टोटल एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तभी मैंने कहा था कि ईच पार्ट ऑफ द गॉसियन स्फीयर शुड ईदर बी पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो E डॉट DA cos 90 का मतलब 0, तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ E DA टॉप cos 90 डिग्री प्लस E DA कर्व cos 0 डिग्री प्लस E DA बॉटम cos 90 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। ये एक लीनियर चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन है जिसका लेंथ इस सरफेस के अंदर h है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो h लेंथ पे लैम्डा इंटू h, लैम्डा इंटू h। देखो लैम्डा क्या है, लैम्डा है यूनिट लेंथ पे बैठा हुआ चार्ज, तो 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज है, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, h मीटर पे h लैम्डा, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कर दिया, cos 90 0, cos 90 0, कंसेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए। cos 0 1, तो फाइनली आपका निकल गया इंटीग्रल ऑफ DA कर्व
इज इक्वल्स टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब लैम्डा देखो, अब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे मैं कह रहा हूं, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं यहां एक लाइन बनाऊं, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो आप इसको इंटीग्रल के बाहर नहीं ला सकते, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता होना चाहिए, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता है तो गॉस लॉ से निकाल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी आपको पता है, और नहीं पता है तो आप इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। तो गॉस लॉ उसी केस में आप निकाल सकते हो जब आपका उस सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है, 0 डिग्री है, और वैसे सारे सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आप उसको सिंपली बाहर लेके आ जाओगे और कहोगे इंटीग्रल ऑफ dA इक्वल्स टू लैम्डा h बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये कर्व सरफेस एरिया होता कितना? टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है, आपको पता है 2 पाई r h। अगर ऐसे टोटल सरफेस निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई r h इक्वल्स टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, h गेट्स कैंसिल्ड आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के थ्रू भी यही सेम वैल्यू आया था। होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। देखो समझो, ये पार्ट कंसेप्ट है, उसके बाद तो सारा का सारा मैथमेटिक्स है। ठीक है, कंसेप्ट समझना जरूरी है कि एक्चुअली गॉस क्या कहना क्या चाह रहा था। आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है कि सिंपली लिखा E डॉट dA इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटरवल, ये यहां से डिराइव होके आ रहा है। ठीक है, तो आप ये मेथड से यूज कर सकते हो, बट ये क्यों हुआ वो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ट के लिए देखा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। तो जैसे अभी आप लोगों ने इनफाइनाइट लाइन चार्ट के लिए देखा, वैसे ही हम देखते हैं एक इनफाइनाइट शीट की वजह से। ठीक है, ये एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिए गए हैं, मतलब एरियल चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब चार्ज ओवर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट, और वो चार्ज डेंसिटी कितना है? दैट चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, और ये इधर से भी इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है। ये हमेशा इनफाइनाइट क्यों कहा जा रहा है? तो देखो उसका रीजन समझो। अगर ये एक फाइनाइट लेंथ होता, अगर लेट्स सपोज करो ये एक चार्ज्ड रिंग होता और इसका लेंथ फाइनाइट होता, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से निकलती? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड करती। तो आप कभी वो सरफेस बना ही नहीं सकते थे जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल हो, और इस वजह से गॉस लॉ के हिसाब से आप फाइनाइट लेंथ का नहीं निकाल सकते। द सेम केस गोज विद दिस चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड शीट। अगर ये चार्ज शीट है और ये इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज गो समथिंग लाइक दिस। अगर ये इनफाइनाइट है तो, अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो बेंड होना शुरू हो जाएगा एज पे आके, और जैसे जैसे बेंड होगा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा वो सरफेस बनाना। इस वजह से वो इनफाइनाइट शीट पे ही अब पॉसिबल है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इससे किसी आपको r डिस्टेंस दूर आपको निकालना है द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक काम करते हैं, हम एक स्फीयर एक सिलेंडर बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, और ये सिलेंडर कुछ यहां पे है। ठीक है, और ये सिलेंडर इधर भी एक्सटेंड हो रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब ये रेडियस अगर r है तो ये रेडियस r होगा। इस लेंथ को l मान लेते हैं और इधर वाले लेंथ को l मान लेते हैं। वैसे l का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, l से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप लोगों को आसान लगे
इसलिए मैंने L बना लिया। अब देखो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से निकलेगा, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी निकलेगा। अब यहां पे 3 एरिया है इस गॉसियन सरफेस का। दिस इज कॉल्ड, लेट्स कॉल दिस A on the right hand side, this is A on the left hand side and this is A curve surface। तो देखो A का जो कर्व सरफेस है ना उसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर A कर्व, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में है 90 डिग्री, मतलब A कर्व और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री। इस केस में जो A राइट है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री, इस केस में AL और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री, तो A राइट और A लेफ्ट में 0 डिग्री, A कर्व के साथ 90 डिग्री। फिर से हम अपने यूजुअल मेथड पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA वेक्टर ऑलवेज गिव्स यू d phi, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA को इंटीग्रेट कर दूं, दैट विल गिव मी टोटल फ्लक्स, बट ये टोटल फ्लक्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उसको क्लोज नहीं करेंगे विद अ गॉसियन सरफेस। तो अगर मैं किसी गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस इंटीग्रल कर दूं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल करूं, तो ये फ्लक्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। हो गया। अब देखो इस इंटीग्रल को 3 सरफेस में ब्रेक करते हैं। इंटीग्रल ऑफ DA राइट प्लस इंटीग्रल ऑफ DA कर्व प्लस इंटीग्रल ऑफ DA लेफ्ट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। जो भी चार्ज इस सर्कल में है वही आपका चार्ज एनक्लोज्ड है, ये वाला जो सर्कल है। ठीक है, और अगर इसका रेडियस r है और एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, so that becomes sigma area charge density, charge per unit area into pi r square by epsilon naught। बस इतना ही करना है। अब देखो, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा AC 0 क्यों है, बिकॉज वो परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट बिकम 0। E इंटीग्रल ऑफ DA on the right plus E integral of DA on the left is equals to sigma pi r square by epsilon naught। What is the areal integral of this surface? Pi r square। What is the areal integral of this surface? Pi r square। तो E times of 2 pi r square डायरेक्टली मैंने लिख दिया, that equals to sigma pi r square pi r by epsilon naught। pi r square कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिंपली आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको कूलम के वो सरफेस जो डिस्क था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जिसमें सॉलिड एंगल के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उस मेथड से भी करोगे तो वही सेम आंसर आएगा। आप कोशिश करके देख लेना। तो इस तरीके से हम किसी इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सॉरी बच्चों, मतलब थोड़ा डिले हो गया, मतलब पैर की हालत थोड़ी खराब थी इस वजह से, बट होप आपको ये सारा का सारा पार्ट समझ में आ चुका है। अब इस गॉस लॉ को यूज करते हुए ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक स्फीयर होगा, इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज स्प्रे कर दिया गया, तो बताओ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यूजिंग गॉस लॉ। इस स्फीयर के अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो बताओ अंदर में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में हर तरफ चार्ज ऐसे भरे हुए हैं, तो बताओ सिलेंडर से किसी r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ
एक क्लास और चलेगा, हो सकता है 2 क्लास और लगे, ठीक है, क्योंकि स्फीयर के सारे कंडीशंस, और जैसे ये स्फीयर है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ किस तरह से वैरी कर रहा है उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है। पोटेंशियल का ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है कि अगर आप सेंटर से दूर जाओगे तो आपका पोटेंशियल किस तरह से वैरी कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी कर रहा है। ये सारे के सारे कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में और शायद उसके बाद वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप प्लीज हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, मतलब बहुत एफर्ट लगा के बना रहा हूं, ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।